बीए पार्ट 3 की क्लास में आज हम देखते हैं होब्स के विचारों की आलोचना। अभी तक हमने होब्स के विचार जाने हैं कि होब्स क्या कहता है। सामाजिक समझौता सिद्धांत हमने पूरा देखा है। राज्य के बारे में होब्स क्या कहता है, राज्य की उत्पत्ति के बारे में होब्स क्या कहता है। और इन सारे विचारों के आधार पर जो होब्स की पुस्तक लिखी गई थी लेवियाथन, उसमें जो विचार हैं उसके, तो उन सारे विचारों की तत्कालीन समय में बहुत बड़ी संख्या में लोगों ने आलोचनाएं शुरू की थी। जैसा कि मैंने आपको पूर्व में बताया था कि होब्स की आलोचना उस समय के लगभग सभी विचारधारा के लोगों ने की थी। जैसे जो लोग चर्च से जुड़े थे उन्होंने होब्स का विरोध किया कि होब्स धर्म को राज्य के अधीन करता है, उन्होंने उसको स्वीकार नहीं किया। उसी तरीके से वहां उस समय जो राजतंत्र से जुड़े लोग थे उन्होंने होब्स का समर्थन नहीं किया। उनका यह मानना था कि होब्स ने राज्य के दैवी सिद्धांत और प्राकृतिक सिद्धांतों का खंडन कर दिया, राज्य कृत्रिम नहीं है। इसी प्रकार उस समय के जो डेमोक्रेटिक जो लोकतंत्र या व्यक्तिवादी जो लोग थे जिसे उन्होंने उसका विरोध किया कि होब्स का जो निरंकुश राजा है वो हर व्यक्ति की स्वतंत्रता को कम कर देता है या उनका बिल्कुल एक तरीके से स्वतंत्रता का हनन ही कर देता है। समानता जैसी कोई चीज नहीं है, हर व्यक्ति का जीवन है वो लेवियाथन की इच्छा पे टिक जाता है। इस तरह का वो लोग विरोध करते हैं। तो एक तरीके से इसी तरीके से जो वैज्ञानिकवादी लोग थे उस समय उन्होंने विरोध किया कि होब्स का जो सिद्धांत है वो वैज्ञानिक तथ्यों से मेल नहीं खाता है, इसने जो भी चीजें की है वो सारी काल्पनिक है, अनुमान पर आधारित है। तो कहने का मतलब ये है कि होब्स के जो लेवियाथन है या होब्स के जो विचार हैं जितने भी, उन सारे विचारों की तत्कालीन समय में बड़ी संख्या में आलोचना हुई। तो आज हम देखते हैं कि होब्स के इन विचारों की आलोचना किन किन आधारों पे मुख्य रूप से हुई। तो पहली जो चीज आती है वो आती है कि होब्स के एक आलोचना की जाती है, वो की जाती है होब्स द्वारा चित्रित मानव स्वभाव की। होब्स ने मानव स्वभाव का जो चित्रण किया कि मानव का स्वभाव है वो स्वार्थी, झगड़ालू, हिंसक, केवल स्वयं तक सीमित रहने वाला है, व्यक्ति असामाजिक है, एकाकी है। ये जो सारी चीजें उसने बताई मनुष्य के बारे में कि इस मानव का स्वभाव था, उसी कारण राज्य की उत्पत्ति हुई। इस स्वभाव के कारण राज्य उत्पन्न हुआ। तो आलोचक इसका विरोध करते हैं। वो कहते हैं कि इसने केवल मानव का एक पक्षीय चित्रण अपने मनोविज्ञान में जो ह्यूमन मनोविज्ञान जो उसने किया है, मानव का जो मनोविज्ञान उसने बताया है या मानव का जो चित्रण उसने किया है, तो आलोचक ये कहते हैं कि उसने केवल एक पक्षीय चित्रण किया है। मानव में केवल हिंसा हो या वो एकाकी हो, ये आलोचक कहते हैं कि ऐसा नहीं है। मनुष्य में स्वाभाविक प्रवृत्तियां हैं, तो सहयोग भी उसमें प्रवृत्ति है, वह शांत प्रकृति का भी है, वह दयालु भी है, परोपकारी भी है। तो ऐसी बहुत सी सद्गुण उसके अंदर हैं। उन सद्गुणों के बारे में होब्स ने कहीं भी नहीं बताया है। होब्स केवल अपनी बात को सिद्ध करना चाह रहा था कि मानव राज्य की जो उत्पत्ति है वो अराजकता के कारण हुई, और इस बात को सिद्ध करना उसका मुख्य उद्देश्य भी यह था कि होब्स पुनः राजतंत्र की स्थापना करना चाह रहा था। उसके दिमाग में यह चीज बसी हुई थी कि केवल एक शक्तिशाली व्यक्ति के अधीन ही लोग हैं वो अनुशासित रह सकते हैं। ये उसके मनोविज्ञान में एक तरीके से पूर्वाग्रह उसके दिमाग में था, और इसी बात को सिद्ध करने के लिए उसने बताया कि मनुष्य अराजक था, और उस अराजकता को रोकने के लिए एक जो लेवियाथन, जिसे वो एक सुपरमैन का मतलब तरह उसको प्रकट करता है, अति मानव, तो उस लेवियाथन के कारण, क्योंकि वो शक्ति का प्रतीक था, वो शक्तिशाली था, इसलिए हर व्यक्ति ने उसके आदेशों को स्वीकार किया और अनुशासित हो गया। और उसने कहा कि यदि अब राजतंत्र का यहां मैसेज भी दे रहा है होब्स इंग्लैंड में उस गृह युद्ध के दौर में कि यदि लोगों ने राजतंत्र को हटा दिया, लोगों ने यदि शासन की सत्ता को कई भागों में अलग अलग जगह उसके केंद्र बना दिए, तो कह रहा है कि अनुशासन नहीं रह पाएगा, लोग सुरक्षित नहीं रह पाएगा। तो दोनों चीजें बताता है कि प्राकृतिक अवस्था में भी अराजकता थी, और यदि राजतंत्र को समाप्त कर दिया जाएगा तो फिर अराजकता आ जाएगी। तो एक भय वो डालना चाह रहा है, और इस अराजकता को सिद्ध करने के लिए उसने केवल मनुष्य के स्वभाव का एक पक्षीय चित्रण किया। तो आलोचक कहते हैं कि यह बिल्कुल गलत है।
मनुष्य के स्वभाव में जहां दोष हैं तो वहां अनेक सद्गुण भी भरे हुए हैं, और मनुष्य सद्गुण और दोष दोनों से मिलकर बना हुआ एक व्यक्तित्व होता है, न कि केवल दोष युक्त होता है। ठीक है, तो एक तो इसकी आलोचना इस आधार पर की जाती है। दूसरा, उसने ये माना कि निरंकुश राजतंत्र ही के अधीन ही लोग सुरक्षित रह सकते हैं। तो यह भी उसका मानना बिल्कुल गलत साबित हुआ है। व्यवहार में हम देखें तो आज के दौर में यदि हम देखें तो विश्व के लगभग सभी राष्ट्रों से निरंकुश राजतंत्र समाप्त हो चुका है। आज विश्व के सभी राष्ट्रों में लगभग आप सब जगह देखेंगे प्रजातांत्रिक स्वरूप स्थापित हो चुका है, और जहां भी राजतंत्र, जहां निरंकुशता है, वहां लोगों ने बड़ी संख्या में विद्रोह किए, गृह युद्ध हुए, कहीं खूनी क्रांतियां हुई, लेकिन लोगों ने वहां राजतंत्र स्थापित कर दिए। तो और आज हम देख रहे हैं कि उन राष्ट्रों में बड़े आराम से शासन व्यवस्था का संचालन हो रहा है। न केवल शासन व्यवस्था का संचालन हो रहा है, बल्कि वे राष्ट्र दिन दूनी रात चौगुनी प्रगति भी कर रहे हैं प्रजातंत्र के माहौल में। तो होब्स का केवल ये मानना कि राजतंत्र में ही केवल व्यक्ति अनुशासित रह सकता है, निरंकुश राजतंत्र में ही व्यक्ति केवल अपने आपको नियंत्रित कर सकता है, ऐसा व्यवहार में साबित नहीं हो पाया है। व्यवहार में हमने देखा है कि व्यक्ति को जब स्वतंत्रता का माहौल मिला है तो उसने ज्यादा डेवलपमेंट किया है, तो उसने ज्यादा राष्ट्र को अपनी क्षमताएं प्रदान की है निरंकुश राजतंत्र की तुलना में। ठीक है, तो इस दृष्टि से भी जो होब्स है उसके विचारों की आलोचना की जाती है। अगली जो आलोचना की जाती है वो इस आधार पर की जाती है कि आपने देखा है कि होब्स ये कहता है कि एक समझौता हुआ। ठीक है, अब समझौता एक होता है तो साथ में हम देखते हैं कि उसी समझौते में एक बड़ी चीज आपको देखने को मिलेगी कि उस समझौते में शासक था, वह समझौते का भाग नहीं था। ठीक है ना, इसका मतलब समझौता केवल आम जनता ने आपस में किया, एक ही पक्ष ने किया है केवल। तो आलोचक कहते हैं कि कभी एक पक्ष द्वारा भी कोई समझौता होता है क्या? भाई एक ही पक्ष है, केवल व्यक्ति ही आपस में समझौता कर रहे हैं। शासक वर्ग से उन्होंने किसी तरह की कोई डील नहीं की, शासक को कोई उत्तरदायित्व तो नहीं दिए, शासक वर्ग के लिए कोई टर्म एंड कंडीशन उन्होंने नहीं रखी। तो ये मानना बिल्कुल गलत है। ये कहते हैं कि ये समझौते की श्रेणी में हम कैसे माने, ये उचित प्रतीत नहीं होता है कि केवल एक पक्ष ने समझौता किया और समझौता करने के बाद में दूसरे पक्ष को अपना सब कुछ, अपने अधिकार, अपनी शक्तियां, सब कुछ अपने ऊपर शासन करने का अधिकार बिना किसी शर्त, बिना किसी कंडीशन के शासक को सौंप दी। तो आलोचक कहते हैं कि ये एक पक्षीय समझौते की श्रेणी में शामिल नहीं होता है। समझौते में हमेशा जब भी कोई समझौता होता है, दो पक्ष होते हैं, दोनों पक्ष एक दूसरे से जब सहमत होते हैं तब जाके एक समझौता है वो वास्तविक समझौता कहलाता है। तो आलोचक इस दृष्टि से भी उसकी आलोचना करते हैं। एक होब्स की जो प्राकृतिक अवस्था है, होब्स ने जो चित्रित की है प्राकृतिक अवस्था, उसका भी आलोचकों ने काफी विरोध किया है। वो कहते हैं कि जिस प्राकृतिक अवस्था की बात होब्स करता है कि प्राकृतिक अवस्था में व्यक्ति असामाजिक था, केवल भय पर वो जीता था, कि उसे भय था और भय के कारण वो एक दूसरे पे आक्रमण कर रहा था, वो हिंसक था, ये आलोचक स्वीकार नहीं करते हैं। हमने अरस्तु को पढ़ा है। अरस्तु कहता है कि मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है, वह समाज से कभी अलग नहीं रहा है। ठीक है ना, मनुष्य हमेशा से समाज में रहा है और सामाजिक प्राणी माना जाता है, लेकिन इसने मनुष्य को प्राकृतिक अवस्था में असामाजिक बताया। तो यहां यह भी साबित नहीं, मतलब इसको केवल एक अनुमान के आधार पे आलोचक कहते हैं कि वो कहा है, बाकी न इस चीज को वो वैज्ञानिक दृष्टिकोण से या तथ्यात्मक दृष्टिकोण से कहीं इस चीज को प्रूव नहीं कर पाया है। और इसी तरीके से उसका एक सिद्धांत वो मानता है कि प्राकृतिक अवस्था में प्रत्येक व्यक्ति अर्थात सबके शत्रु थे, हर व्यक्ति सबका शत्रु था, सब हर व्यक्ति के शत्रु थे। इस आधार पे कि वो एक दूसरे को मारते थे, एक दूसरे से असुरक्षित थे, जिसको जब मौका मिला उसने दूसरे व्यक्ति को समाप्त कर दिया। तो यदि ऐसी अवस्था होती, यदि मनुष्य का स्वभाव ऐसा होता, तो आलोचक कहते हैं कि उस स्थिति में मनुष्यता, मानवता या मनुष्य कभी के नष्ट हो जाते, मनुष्य आगे नहीं बढ़ते, मनुष्य कभी के बहुत बड़ी संख्या में कम हो जाते, लेकिन मनुष्यों की जनसंख्या लगातार बढ़ती गई, कम नहीं हुई। इसका मतलब है होब्स
ने जो चीज प्राकृतिक अवस्था में जो एक वर्णन किया है, वो वर्णन कहीं ना कहीं वो सही दृष्टि साबित नहीं हुआ है। मानव यदि ऐसी स्थिति होती तो आलोचक कहते हैं कि मानव तो फिर कभी के नष्ट हो जाते। ठीक है ना। तो इस दृष्टिकोण से भी होब्स की आलोचना की जाती है कि होब्स जैसा अराजकता का माहौल चित्रित करता है वैसा वास्तव में नहीं है, क्योंकि यदि वैसा माहौल होता तो मनुष्य लड़ भिड़ के कभी के समाप्त हो जाते। तो इस दृष्टिकोण से भी उसकी आलोचना की जाती है। अगली उसकी आलोचना कानून या विधि को लेकर की जाती है। आलोचक कहते हैं कि संप्रभु के आदेश ही कानून है, ऐसा होब्स का मानना है। होब्स कहता है कि कानूनों का जो स्रोत है वो कौन है? संप्रभु है, लेवियाथन है। उसने जो कह दिया वही कानून है। ठीक है ना। तो लेवियाथन या शासक जो है, जो संप्रभु है, वही समस्त कानूनों का स्रोत है, ये वो बताता है। अब आगे वो कहता है कि मनुष्य को, चाहे जो भी जनता है, आम जनता है, उसको चाहे कानूनों में विश्वास हो या नहीं हो, उनको उन कानूनों की पालना करनी ही पड़ेगी। तो आलोचक इस बात से भी सहमत नहीं है। वो ये कहते हैं कि हम किसी भी बात का वजन तब होता है, हम उसको अंगीकार तब करते हैं, स्वीकार तब करते हैं, जब हमें उस बात को किसी रूप में हम उसको स्वीकार करते हैं, उस पर हम विश्वास करते हैं। अब मान लीजिए किसी चीज पे विश्वास ही नहीं है और उस काम को हम जबरदस्ती किए जा रहे हैं, तो ये कह रहा है कि फिर ऐसी स्थिति में राज्य में कानून, ये कह रहा है कि ढंग से फॉलो नहीं हो पाएंगे, वो कानून कभी भी प्रभावशाली नहीं हो पाएंगे। जबकि होब्स ने सीधा सा बता दिया था। होब्स कहता है कि मनुष्य, आम जनता का धर्म है कि वो संप्रभु के आदेश को कानून माने और वो आंख बंद करके, चाहे उसे विश्वास हो या नहीं हो, वो उसकी पालना करे। तो आलोचक इसका भी विरोध करते हैं। वो कहते हैं कि इस तरह के जो कानून होते हैं वो उनकी पालना संभव नहीं है। किसी भी कानून या आज्ञा की पालना के पीछे सबसे बड़ा यदि कोई कारक है तो वो है विश्वास का। ठीक है। अतः इस दृष्टिकोण से भी होब्स के विचारों की आलोचना की जाती है। अगली जो बात है उसको हम देखें कि होब्स ने जो एक स्थिति बताई है वो बड़ी भ्रामक स्थिति उसने बताई है। वो कहता है कि दो चीजें आप देखिए, एक को कहता है समझौते से पूर्व और एक को बताता है समझौते के बाद का मानव। एक ये जनता थी समझौते से पूर्व की जनता जो प्राकृतिक अवस्था में थी, और एक समझौते के बाद की, और एक जो समझौता कर रही है। तीन लोग हैं, आप देखिए वही एक ही व्यक्ति है। समझौते से पूर्व है वही व्यक्ति हिंसक है, झगड़ालू है, अनुशासनहीन है। वही व्यक्ति आप देखेंगे कि वो किसी की बात नहीं मानने वाला है, एक दूसरे को मरने मारने पे तुल रहे हैं। अब जब ऐसे व्यक्ति हों तो सबसे पहली स्थिति तो यह आ गई कि उन व्यक्तियों में अचानक ऐसा विवेक कहां से आ गया कि वो सारे के सारे एक जगह बैठ गए और आपस में एक जगह बैठ भी गए। ऐसे हिंसक लोग जो एक दूसरे को मरने मारने पे तुले हुए थे, जो एक दूसरे के प्रति जिनको विश्वास नहीं था। तो सबसे पहले तो आलोचक ये कहते हैं कि ये स्थिति फिर कैसे उत्पन्न हुई, जब ऐसे ही लोग थे सारे के सारे, ऐसे असामाजिक लोग थे, ऐसे हिंसक लोग थे, ऐसे जो स्वार्थी, कपटी, झगड़ालू, एकाकी रहने वाले, एक जो अकेलेपन को पसंद करते थे, उन लोगों में ये भाव कहां से पैदा हो गए कि उन लोगों को समझौता करने की उनके दिमाग में भी आई कि हमें बैठ के समझौता करना चाहिए। तो पहली तो इसी पे आलोचक प्रश्न चिन्ह खड़ा करते हैं कि ये एक भ्रम की सी स्थिति है, कि भ्रम उत्पन्न करती है ये स्थिति कि ऐसे लोगों में एकदम से ऐसे भाव कहां से आ गए। चलिए आ भी गई ये चीज, भाव भी आ गए उनके अंदर। अब अपन अगली बात करें कि यहां उन लोगों ने आपस में समझौता किया, और समझौता करने के बाद में अगले दिन से ही सबने अपने आप को लेवियाथन के अधीन कर दिया। एक राजा के अधीन सारे के सारे अनुशासित हो गए, उसके आदेश की पालना करने लग गए। सब लोग इतने सियाने हो गए कि हर व्यक्ति अब आराम से लेवियाथन के आदेश को भी समझ रहा था, उसने हिंसा भी छोड़ दी। तो जो व्यक्ति, ये आलोचक कहते हैं कि जो समझौते की रात्रि से पूर्व जिन व्यक्तियों में राक्षसों के से गुण थे, दानवीय गुणों से जो युक्त थे, समझौता होने के तुरंत बाद में वो सारे व्यक्ति उनमें देव गुण एकदम से आ गए अगले दिन से। तो ये संभव नहीं है। वो ये कह रहा है कि व्यक्ति का स्वभाव इतना भी परिवर्तनशील नहीं है कि सारे के सारे व्यक्ति एक ही दिन में एक साथ
सभी का हृदय परिवर्तन हो जाए, सभी में इतनी समझ आ जाए कि वो असामाजिक से अगले दिन ही सारे के सारे सामाजिक बन जाए, कॉमनवेल्थ में कन्वर्ट हो जाएं, एक समाज के रूप में, एक इच्छा के रूप में वो बंध जाएं। तो इस आधार पर भी आलोचक कहते हैं कि ये बात कहीं भी गले उतरने वाली नहीं है, जो होब्स ने, जिस समझौते का होब्स ने वर्णन किया है। अगली बात जो कहता है वो ये कहता है कि हर व्यक्ति आत्मरक्षा ही उसके लिए इंपॉर्टेंट है, केवल आत्मरक्षा के लिए ही वो विरोध कर सकता है। तो आलोचक ये कहते हैं कि हम व्यवहार में यदि हम देखें तो व्यक्ति केवल आत्मरक्षा तक ही सीमित नहीं है, बल्कि उसे अपनी पत्नी भी प्रिय है, अपनी संतान भी प्रिय है, अपने स्वजन भी प्रिय है, माता पिता भी प्रिय हैं। तो इतने लोग उसे प्रिय होते हैं और हमने व्यवहार में देखा है कि वो अपनी जान की परवाह, अपने प्राणों की परवाह किए बिना भी वो इन सब के लिए भी हर समय तत्पर रहता है। एक व्यक्ति, आज आप देखते हैं माता पिता है, वो कड़ी मेहनत करते हैं और कड़ी मेहनत करने के बाद में जो संपत्ति अर्जित करते हैं वो सारी संपत्ति अपने बच्चों के पालन पोषण में लगा देते हैं, बच्चों के कैरियर के लिए लगा देते हैं। वहां चाहे उन्हें कितनी फीस भरनी पड़े वो फीस भर रहे हैं, रात दिन मेहनत कर रहे हैं। तो केवल आत्मरक्षा का भाव ही नहीं, बल्कि अपनी संतान की आत्मरक्षा की जिम्मेदारी भी वो व्यक्ति स्वयं लेता है, अपने स्वजनों की जिम्मेदारी भी लेता है। और हम देखते हैं कि व्यक्ति भावनाओं से भी संचालित होता है। राष्ट्र प्रेम की जो भावनाएं हैं, व्यक्तियों ने राज्य के नाम पर, राष्ट्र की अपने रक्षा के नाम पर, लोगों ने अपनी मातृभूमि के लिए अपने आप को बलिदान कर दिया है। उन्होंने अपने से भी ज्यादा जो महत्व है वो अपनी मातृभूमि को दिया है। तो एक जो इस तरह के राष्ट्रभक्ति के भाव, ये वो केवल व्यक्ति को मानता है कि केवल व्यक्ति का एकमात्र है आत्मरक्षा। आत्मरक्षा भी एक कारक है, लेकिन आलोचक कहते हैं कि एकमात्र यही नहीं है कि व्यक्ति बाकी सब कुछ स्वीकार कर लेगा और केवल आत्मरक्षा ही उसका एक भाव है। ठीक है, तो आत्मरक्षा के अलावा वह अपने स्वजनों की, अपने परिजनों की रक्षा भी करता है और इसके लिए भी वो तैयार, उसके लिए भी वो विरोध करेगा। समझ गए आप इस चीज को? तो यहां इस दृष्टिकोण से भी होब्स की आलोचना की जाती है। और अध्ययन संबंधी दोष भी आलोचक कहते हैं कि नहीं, अध्ययन भी उसका यदि वैज्ञानिक विधि से माने तो केवल मानव स्वभाव का जो मनोविज्ञान है उसे वो वैज्ञानिक विधि से सिद्ध करता है, लेकिन जो सामाजिक समझौता है, राज्य की उत्पत्ति है, ये सारे के सारे सिद्धांत कहीं भी वैज्ञानिक दृष्टिकोण से वो सिद्ध नहीं करता है। केवल ये सारे सिद्धांत होब्स के जो हैं वो समस्त सिद्धांत अनुमान पर आधारित हैं और समस्त सिद्धांत हैं वो केवल उसके कल्पनाओं पर आधारित हैं। तो वैज्ञानिक दृष्टिकोण से भी जो वैज्ञानिक विज्ञानवादी जो विचारक हैं वो भी इसको स्वीकार नहीं करते हैं कि ये अवैज्ञानिक सिद्धांत है, केवल अनुमान और कल्पनाओं पर आधारित सिद्धांत हैं। और इसी तरीके से अंतिम यदि हम इसकी एक आलोचना करें तो आप ये भी कह सकते हैं कि होब्स ने एक लेवियाथन के नाम पर जो अनुशासन बनाए रखने का कार्य, अर्थात एक पुलिस स्टेट की जो परिकल्पना की और कहता है कि केवल उसी में ही लोग सुरक्षित हैं, उसी में ही लोगों का जीवन ढंग से संचालित हो सकता है। व्यवहारिक जीवन में हम देखें तो आज के जो वेलफेयर गवर्नमेंट्स हैं, जो आज कल्याणकारी कार्य हैं, जो पुलिस स्टेट आज चलने वाले नहीं है। हर जगह पुलिस स्टेट्स का विरोध हुआ है। लोगों ने जो सोशल वेलफेयर पर आधारित है उन सरकारों को स्वीकार किया है और सरकारों ने भी अपने स्वरूप में परिवर्तन किया है। और हम देख रहे हैं कि परिवर्तित होने के बाद में समस्त जो राष्ट्र हैं, समस्त राज्य हैं, वो लगातार एक दूसरे के साथ कंधे से कंधा मिलाकर अपना विकास कर रहे हैं। तो होब्स का ये मानना कि केवल लेवियाथन के डर से ही लोग अनुशासित होंगे, एक इच्छा में आएंगे, लोग कानून की पालना करेंगे, आधुनिक राष्ट्रों ने, आधुनिक राज्यों में हम उस चीज को देखते हैं कि वो चीजें बिल्कुल गलत साबित हुई है। तो इस आधार पर हम होब्स के विचारों की आलोचना कर सकते हैं।